राधे राधे। बोलिए। राधे राधे। बिहार दरोगा के लिए साइंस का टेस्ट सीरीज है। साइंस का पॉलिटी का देते जा रहे हैं। थ्योरी भी बता रहे हैं, सब्जेक्टिव भी, और उसका ऑब्जेक्टिव देते जा रहे हैं। और इसमें भी साइंस का तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसको आप देख लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या देखते हैं, बोलिए। राधे राधे। शरीर का ताप कर्म को नियंत्रित करता है। यह क्वेश्चन आपको बीपीएससी में कई एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है पूछ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को हल्का में आप नहीं लेंगे। शरीर के ताप कर्म को नियंत्रित कौन करता है? तो सबसे पहले ये आप माइंड में रखिए कि यह जो आपका ब्रेन है, ये ब्रेन का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। ब्रेन प्रश्न आपको दे देगा, पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि सबसे कम पुनर्नियोजन की क्षमता सबसे कम किस में होती है? तो ब्रेन में। ब्रेन में वसा सबसे अधिक संग्रहित रहती है, और कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक कहाँ संग्रहित रहती है? तो लीवर में। वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ रहे हैं बात को? ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे आप जानते हैं, अग्र मस्तिष्क या परम मस्तिष्क उसी को बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, फोरहेड, मिड हेड और हिडन हेड, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। प्रश्न देता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क या परम मस्तिष्क है। अब अग्र मस्तिष्क परम मस्तिष्क आपको माइंड में आ रहा होगा कि अग्र मस्तिष्क परम मस्तिष्क तो हम विकल्प में देखे नहीं हैं, हम विकल्प में देखे हैं सेरिब्रम। हाँ, सेरिब्रम एक अंग्रेजी वर्ड है, इसी को बोल देते हैं हम लोग अग्र मस्तिष्क या परम मस्तिष्क। तो यदि क्वेश्चन दे दे कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क या परम मस्तिष्क, जो पूरे मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा होती है। टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है? तो ब्रेन में। ब्रेन हमारा क्या है? तो ब्रेन एक मशीन है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। नहीं, आप ब्रेन के माध्यम से ही आप मेरी बात को सुन रहे हैं। ब्रेन में एक कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है जो मेरी बात को सुनने के लिए आपको प्रेरित कर रही है, और आपका देखने के लिए, सुनने के लिए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, यानी कि ब्रेन ही पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। जब ब्रेन एक मशीन है, इसका मतलब यह हो गया कि उसमें कई प्रकार के पार्ट पुर्जे होंगे। सही बात है कि नहीं? अच्छा, ये सोचे हैं जी कि ब्रेन ऊपर ही का है, निचले जितने भी पदाधिकारी लोग हैं वो सबको कंट्रोल कर रहा है। यही तो ब्रेन की परिभाषा हुआ। लगभग ब्रेन का वजन लगभग 1.5 kg, याद रखेंगे। कहीं कहीं 1350, 1450, 1400 से 1450, ये विकल्प के अनुसार वो निर्भर करेगा। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 50 ग्राम कम होती है। समझ रहे हैं बात को? और यहाँ उसका जो पार्ट्स है, उसका पार्ट्स में बहुत सारे पार्ट्स है। जैसे में यह थैलमस, ये जो थैलमस है, तो यह गर्म और ठंडा को पहचानता है। यह गर्म और ठंडा को यह थैलमस पहचानता है। यह ब्रेन का ही एक पार्ट है जो गर्म और ठंडा को पहचानता है। गर्म और ठंडा को कौन? तो थैलमस। तो इसको कैसे याद रखिएगा? कंप्लीट करते जाना है। इसको कैसे याद रखिएगा? इसको थैलमस नहीं याद करके याद रख लीजिएगा थर्मस। तो थर्मस के क्या काम होता है? गर्म और ठंडा को रखना थर्मस का काम होता है। तो गर्म और ठंडा को पहचानता कौन है? तो थैलमस। और ये है हाइपोथैलमस। थैलमस के पहले लग गया हाइपो।
तो हाइपोथैलेमस जैसे में आपका हो गया भूख, भूख, प्यास, घृणा, प्रेम, ये सब हाइपोथैलेमस के लिए उत्तरदायी है। ऐसे याद रखिएगा, भूख लगेगा तो प्यास लगबे करेगा, अब भूख प्यास लगेगा तो घृणा लगबे करेगा, और जब इस पूरा हो जाएगा तो फिर प्रेम आएगा। तो भूख, प्यास, घृणा, प्रेम, हाइपोथैलेमस उत्तरदायी होता है। सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या करता है कि ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। आप अभी पढ़ रहे हैं, तो आप अभी यदि पढ़ रहे हैं तो आपको इच्छा है तब ना पढ़ रहे हैं जी, नहीं इच्छा रहेगा ना पढ़ेंगे, जाके बात करेंगे। तो ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल कौन करता है? तो सेरिबेलम। मेंडुला क्या करता है? अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। मेंडुला क्या करता है कि अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। श्वसन क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? तो मेंडुला ऑब्लोंगटा। उल्टे मेंडुला ऑब्लोंगटा। उपापचय क्रिया मेंडुला ऑब्लोंगटा। समझ रहे हैं बात को? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना आप जाने गए, जो देखने और सुनने के लिए प्रेरित होती है। आपका यह प्रश्न है कि ए है डाइएन्सेफेलॉन, यहां देखो बोर्ड देखो, ए है डाइएन्सेफेलॉन और यह है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तो हमारे शरीर में जब हमें फीवर आती है, हम डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं, तो डॉक्टर साहब को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब देखो ना, लगता है कि फीवर आया है। तो डॉक्टर साहब ऐसे मस्तिष्क पर हाथ रखते हैं। मस्तिष्क पर क्यों हाथ रखते हैं? इसलिए हाथ रखते हैं कि हमारे शरीर में जो टेम्परेचर की उत्पत्ति है, जो बुखार की उत्पत्ति है, वह ब्रेन से होती है। अब ब्रेन के किस भाग से होती है? तो डाइएन्सेफेलॉन से होती है। यानी कि हमारे शरीर में टेम्परेचर की उत्पत्ति, हमारे शरीर में टेम्परेचर की उत्पत्ति डाइएन्सेफेलॉन से होती है। लेकिन अभी हमको फीवर नहीं है, आपको अभी फीवर नहीं है, आपको है या नहीं तो हम न जानते हैं, लेकिन हमको नहीं है। इसका मतलब यह हो गया कि हमारा शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल में है। इसका मतलब यह हो गया कि हमारा शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल में है। तो कंट्रोल में है मतलब नियंत्रित है, नियंत्रित है। तो देखो प्रश्न दे देगा कि उत्पत्ति, उत्पत्ति शब्द का प्रयोग रहेगा तो हो जाएगा डाइएन्सेफेलॉन। कंट्रोल, नियंत्रित शब्द का प्रयोग है तो हो गया हाइपोथैलेमस। नियंत्रित शब्द का प्रयोग रहेगा तो हो जाएगा हाइपोथैलेमस, और उत्पत्ति शब्द का प्रयोग रहेगा तो हो जाएगा डाइएन्सेफेलॉन। यानी कि हमारे शरीर में टेम्परेचर की उत्पत्ति कौन करता है? तो डाइएन्सेफेलॉन। हमारे शरीर में टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। भूख, प्यास, घृणा, प्रेम सब हाइपोथैलेमस जो है उत्तरदायी होता है। गर्म और ठंडा को कौन पहचानता है? तो थैलेमस। ऐच्छिक क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? तो सेरिबेलम। अनैच्छिक क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? तो मेंडुला। ऐच्छिक क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? तो सेरिबेलम। क्वेश्चन दे देता है कि यदि कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, तो शराब में तो एथिल अल्कोहल पाई जाती है जो नशा युक्त होती है, C2H5OH, ये सब जो बोलते हैं ना, ये सबको नोट करना। ये ना कि यहाँ जो लिखेंगे वही नोट करना, वो लिखंत विद्या से ज़्यादा जो बुलंत विद्या है वो आपको काम देगा। तो कितना लिखेंगे? टेस्ट का मतलब होता है रिवीजन, फटाफट, लेकिन हम बहुत आराम से बता रहे हैं। क्या कहाँ था जी? बोलो ना जी, कहाँ था? जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका प्रभाव, मान लीजिए शराब पिया हुआ है कोई व्यक्ति, उसको कहिएगा कि एक गिलास पानी लाओ तो पानी देगा? तो पिया न देगा। यानी कि उसको इच्छा के अनुसार कार्य करने की क्षमता उसके पास नहीं है। तो कौन प्रभावित होगा बताइए? सेरिबेलम। तो क्वेश्चन देता है कि शराबी व्यक्ति का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो सेरिबेलम पर। लेकिन शराब का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो लीवर में। लीवर में घाव हो जाता है, उसको बोलते हैं सिरोसिस बीमारी। तो क्वेश्चन दे देता है कि शराबी व्यक्ति का प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो लीवर पर। पीलिया बीमारी से भी कौन प्रभावित होती है? तो लीवर। ये सब जो बोल रहे हैं ना, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपको फंसेगा। और शराबी व्यक्ति का शराब से क्या प्रभावित होती है? तो सेरिबेलम। ऐच्छिक क्रिया के लिए कंट्रोल कौन करता है? तो सेरिबेलम। शराब से सेरिबेलम। शराब में कौन अल्कोहल? तो एथिल अल्कोहल।
C2H5OH। यदि एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल को मिला देंगे तो वह पीने योग्य नहीं रहेगा। क्वेश्चन दे देता है कि एथिल अल्कोहल में क्या मिलाने से पीने योग्य नहीं होता है, तो मेथिल अल्कोहल। समझ रहे हैं बात को, CH3OH। समझ रहे हैं बात को। वुड अल्कोहल किसको कहते हैं, तो मेथिल अल्कोहल को। वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी से प्राप्त होती है मेथिल अल्कोहल। वुड स्प्रिट, स्प्रिट में पाई जाती है मेथिल अल्कोहल। प्रश्न देता है कि कौन अल्कोहल का सेवन करने से व्यक्ति अंधापन का शिकार हो जाता है। अंधापन का शिकार हो जाता है किस अल्कोहल का सेवन करने से, तो मेथिल अल्कोहल का सेवन करने से व्यक्ति अंधापन का शिकार हो जाता है। और उसी को जब एथिल अल्कोहल में मिला देंगे तो एथिल अल्कोहल भी पीने लायक नहीं रहेगा। समझ रहे हैं बात को। कैसे क्वेश्चन देगा, कैसे आप फंसेंगे, इससे देखो। जितना भी हम बात बोल रहे हैं कहीं कहीं ना मिला होगा, यहाँ वहाँ वहाँ, ये सेट में वो सेट में, ये एग्जाम में वो एग्जाम में। उसको आप नोट कर लेना, मिस्टेक नहीं होगा। तो हमारे शरीर में टेम्परेचर की उत्पत्ति कौन करता है, डाइंसेफेलॉन। और टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हाइपोथैलेमस। ये बीपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन जो है यह पूछा हुआ है, बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन यह जो है पूछा हुआ है, आपका दिमाग में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट नंबर जो है बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग से वृद्धि हार्मोन का उत्सर्जन होता है, ग्रोथ हार्मोन। वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन का जो उत्सर्जन होता है वह किस ग्रंथि से होती है, यही आपका क्वेश्चन कह रहा है, वृद्धि हार्मोन का। तो जैसे में मानव शरीर में दो प्रकार का ग्रंथि, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। तीसरा होता है अंत और बहिःस्रावी दोनों को मिलाकर एक होता है मिश्रित ग्रंथि। यहाँ देखो, यह आपका है ग्रंथि। एक ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथि, और बहिःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि, और यह हो गया मिश्रित ग्रंथि। दोनों को मिला देंगे तो हो गया मिश्रित ग्रंथि। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड मिक्स्ड ग्लैंड्स। तो अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन दे देता है कि नलिका विहीन ग्रंथि किसको कहते हैं, तो अंतःस्रावी को। अब बहिःस्रावी को कहते हैं नलिका युक्त, नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि को। अब मिश्रित ग्रंथि किसको कहते हैं, तो मिश्रित ग्रंथि कहते हैं अग्नाशय को, पैंक्रियाज जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या उत्सर्जित होती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से उत्सर्जित होती है हार्मोन। और बहिःस्रावी ग्रंथि से क्या उत्सर्जित होती है, तो बहिःस्रावी ग्रंथि से एंजाइम। और अग्नाशय से मिश्रित ग्रंथि से क्या उत्सर्जित होती है, तो हार्मोन प्लस एंजाइम दोनों, हार्मोन प्लस एंजाइम दोनों। जैसे में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये सब क्या है, प्रोटीन है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये सब एंजाइम हुआ। समझ रहे ना, सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। हार्मोन के रूप में क्या हो गया, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टोपिन, ये सब जो है हार्मोन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर यह सवाल है कि हार्मोन का उत्सर्जन अंतःस्रावी ग्रंथि से, एंजाइम का उत्सर्जन, इसको आगे आप नोट कर लो, इसको आगे सही से नोट कर लो। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि नलिका विहीन ग्रंथि किसको कहते हैं, तो अंतःस्रावी को। नलिका युक्त किसको कहते हैं, तो बहिःस्रावी को। इसको ऐसे याद रखना, नलिका युक्त नली से जुड़ा हुआ है, यानी कि जब घर से हमको पानी बाहर करना है, बही मतलब बाहर, बाहर करना है, तो नली को जोड़ेंगे कि नली को काट देंगे, नली को जोड़ेंगे तो बहिःस्रावी ग्रंथि को क्या बोल देंगे, नलिका युक्त। आएगा जो ये बच गया से और ये कंप्लीट हो गया, तो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। हार्मोन का उत्सर्जन होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन शरीर के अंदर ही निकलता है, बाहर नहीं। एंजाइम बाहर निकलता है, जैसे में आंसू, आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, तो शरीर से बाहर ही निकला, बहिःस्रावी ग्रंथि। ये जो दोनों हो गया से मिक्स ग्रंथि, हार्मोन और एंजाइम। कौन कौन हार्मोन एंजाइम उत्सर्जित होता है ये आगे बताते हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि इसको हटा रहे हैं, बोलिए राधे राधे राधे, बोलिए ना जी, सुनाई ना आ रहा है।
राधे राधे, है ना। कलयुग केवल नाम आधार, नाम लेने से ही भगवान आपके पास आएंगे, सब रोकर को ख़त्म करेंगे। यहाँ जो है देखो, यह आपका हो गया यकृत, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीवर। यह आपका हो गया अग्नाशय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैंक्रियाज। यह आपका हो गया अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। यह आपका होता है थायराइड। यह आपका है अवट्टु ग्रंथि, अवट्टु ग्रंथि। और यह आपका है परावट्टु। और यह आपका है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। यह आपका है थाइमस ग्रंथि। तो अवट्टु ग्रंथि को बोलते हैं थायराइड, थायराइड। इसको बोलते हैं पैराथायराइड, इसको बोलते हैं पैराथायराइड। इसको बोलते हैं पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। थाइमस हो गया। अब यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है देखिए, ये जो लीवर है सबसे बड़ी ग्रंथि हो गया, सबसे बड़ी ग्रंथि हो गया, सबसे भारी अंग हो गया, और सबसे बड़ा बाहरी अंग हो गया, बाहरी अंग हो गया। समझ रहे हैं बात को। और सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि हो गया लीवर, और सबसे बड़ी बहिस्रावी भी ग्रंथि हो गया लीवर। लेकिन क्वेश्चन दे देगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। यहाँ देखो नोट करना, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन हो गया? तो हो गया अवट्टु या थायराइड। और सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ी बहिस्रावी कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा लीवर। आपका क्वेश्चन दे देगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो मार देना लीवर मत, थायराइड। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि तब हो जाएगा लीवर या सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। सबसे भारी अंग 1.5 से 2 kg इसका वजन होता है, सबसे भारी अंग है। सबसे बड़ा अंग, तो सबसे बड़ा अंग होता है 2 गो, एगो त्वचा, एगो लीवर। तो प्रश्न दे देगा कि सबसे बड़ा अंग बाहरी में, तो हो जाएगा त्वचा। और सबसे बड़ा अंग आंतरिक में, तब हो जाएगा लीवर। और सबसे बड़ा अंग बाहरी में, तब हो जाएगा त्वचा। और सबसे बड़ा अंग आंतरिक, तब हो जाएगा लीवर। लीवर जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, पॉइजन का जमाव होता है लीवर में। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जो भी खाना है उसमें जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और कोलेस्ट्रॉल का अधिक जमाव हो जाता है लीवर में। सबसे अधिक पुनर्नियोजन की क्षमता किस में होती है? पुनर्निर्माण की क्षमता तो लीवर में। कोई पेट में मार दिया चाकू, फिर भी आप उसको पकड़ के चल जाएंगे हॉस्पिटल, बच जाएंगे। यानी कि जितना जल्दी वह नष्ट हुआ लीवर की कोशिका, उतना ही जल्दी उसका पुनर्निर्माण हुआ। और कोलेस्ट्रॉल हम लोग जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक जमाव होता है हृदय में। नहीं, कोलेस्ट्रॉल का सबसे अधिक जमाव होता है लीवर में, हृदय में नहीं। हृदय में तो हार्ट अटैक होती है। जब हमारे कोरोनरी धमनी में ब्लड का अचानक रुकावट हो जाता है, डेट इज कॉल्ड हार्ट अटैक, उसको हार्ट अटैक कहा जाता है। अब यहाँ पर यह सवाल है कि ये जो लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ पर नोट, इसको नोट कर लिए। सॉरी 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 सॉरी, बोलिए राधे राधे, बोलो राधे राधे। ये जो लीवर है, लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? लीवर का स्टडी क्या कहलाता है? तो हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी लीवर का अध्ययन कहलाता है। लीवर जिस कोशिका से बना होता है उसको क्या कहते हैं? तो हेपेटिक कोशिका, उसको हेपेटिक कोशिका कहते हैं। और लीवर के अंदर एक होता है कुफर कोशिका, कुफर सेल। वो क्या कर देता है कि जहर के प्रभाव को कम कर देता है, जहर को आगे रोकता है मत जो अंदर, यानी कि यह गेट कीपर का काम करता है।
और जब कुफर सेल जब नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति की मृत्यु होती है। न तो आगे भर मतलब यही टकराता है कुफर सेल, है ना। और लीवर जिस कोशिका से बना होता है उसको क्या कहते हैं, तो हेपेटिक कोशिका। और लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेपेटोलॉजी लीवर का अध्ययन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए अग्नाशय, ये लीवर हो गया सबसे बड़ी ग्रंथि, और ये हो गया मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि भी पूछेगा तो अग्नाशय। पैंक्रियाज, वजन इसका कितना होता है, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय। क्वेश्चन दे देगा कि कौन ऐसा ग्रंथि है, कौन ऐसा इसमें से ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का उत्सर्जन करता है। तो हार्मोन और एंजाइम दोनों का उत्सर्जन कौन करता है, तो अग्नाशय। या ये नहीं देकर ये दे देगा कि कौन ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करता है। बतवा सेम हो गया, ये दोनों क्वेश्चन का अर्थ एक ही है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। कौन ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम का उत्सर्जन करता है, तो अग्नाशय। कौन ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है, तो अग्नाशय। वजन कितना होता है इसका, तो वजन होता है 100 ग्राम अग्नाशय का। अल्फा बीटा और गामा कोशिका से मिलकर जो है बना होता है अग्नाशय। इंसुलिन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो अग्नाशय ग्रंथि से। इंसुलिन की उत्पत्ति अग्नाशय ग्रंथि के किस कोशिका से होती है, तो बीटा कोशिका से। यदि ग्रंथि पूछ देगा तो अग्नाशय, यदि कोशिका पूछ देगा तो बीटा कोशिका। इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन क्या करता है, तो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से चीनी की मात्रा बढ़ता है, जिसको मधुमेह या डायबिटीज या चिनिया बीमारी बोलते हैं। इंसुलिन की कमी से चीनी की मात्रा बढ़ा, इंसुलिन की अधिकता जब हो जाएगा तो चीनी की मात्रा कमेगा, उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। आँख के आगे अंधेरा आने लगता है। समझ गए बात को। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। तो अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि से लरो या उरो हार्मोन किसको कहते हैं, तो एड्रिनल या अधिवृक्क आपातकालीन हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। जैसे में कोई व्यक्ति गुस्सा में हो गया, तो जब कोई व्यक्ति गुस्सा में हो गया तो गुस्सा जब हो गया तो उससे एड्रिनल हार्मोन का उत्सर्जन हुआ, इसलिए वह गुस्सा हो गया। तो गुस्सा के लिए, उत्तेजित होने के लिए आपातकालीन हार्मोन सब निर्भर करता है एड्रिनल हार्मोन, अधिवृक्क ग्रंथि। ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। आपातकालीन हार्मोन तो एड्रिनल हार्मोन। जो एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसी को बोलते हैं एड्रिनल हार्मोन। तो आपातकालीन हार्मोन एड्रिनल हार्मोन, लरो या उरो हार्मोन तो एड्रिनल हार्मोन, गुस्सा और उत्तेजित करने के लिए हार्मोन तो एड्रिनल हार्मोन। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन ग्रंथि करती है, तो अधिवृक्क ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि दोनों करती है। थायराइड हार्मोन के बढ़ने के कारण भी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जैसा विकल्प जैसा आंसर। थायराइड को अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, अवट्टू। पैराथायराइड को क्या बोलते हैं, तो परावट्टू। और पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड्स और थाइमस ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन होता है, हम लोग जानते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से भी छोटी होती है थाइमस ग्रंथि। यदि विकल्प में पीयूष ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि दोनों दे दे तो थाइमस ग्रंथि आंसर होगा। लेकिन हम लोग जनरली यही पढ़ते आते हैं कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो यहाँ होती है, इस गड्ढे में स्थित होती है। इसको क्या कहा जाता है, स्फेनाइड का गड्ढा। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। 0.6 ग्राम वजन होता है। थाइमस ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि जो है जब लुप्त हो जाती है वृद्धावस्था में, क्वेश्चन दे देता है कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, तो थाइमस ग्रंथि। समझ रहे हैं ना। एक और इसके साथ क्वेश्चन देता है कि जब एड्स होती है तो कौन सा सेल नष्ट हो जाती है, तो टी लिम्फोसाइट्स। एड्स में टी लिम्फोसाइट नष्ट हो जाती है, और जब वृद्धावस्था आती है तो थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। तो ये जो पीयूष ग्रंथि है इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। आज जो हाइपोथैलेमस, इसके पहले जो हमने बताया, तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है सुपर मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, और सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है हाइपोथैलेमस को, इसलिए कि पीयूष ग्रंथि को भी यह कंट्रोल करता है। इसी पीयूष ग्रंथि से एसटीएच हार्मोन का उत्सर्जन होता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। जिस व्यक्ति के शरीर में एसटीएच हार्मोन की अधिकता होता है तो लंबाई में वृद्धि होती है, और लंबाई में कमी होती है इसी हार्मोन की कमी के कारण।
तो जब लंबाई में जो जिसको वृद्धि हो गया, अत्यधिक वृद्धि हो गया, उसको बोला जाता है महाकायता या एक्रोमिगेली। एसटीएच हार्मोन की अधिकता के कारण व्यक्ति की लंबाई में वृद्धि होती है, उसको एक्रोमिगेली या महाकायता कहते हैं। एसटीएच हार्मोन के कारण लंबाई में कमी होती है, उसको बौनापन या ड्वारिज्म कहा जाता है। तो यही हुआ, वृद्धि करने के लिए कौन हार्मोन हो गया, तो एसटीएच। यह हार्मोन का उत्सर्जन कहाँ से होता है, तो पीयूष ग्रंथि से होती है। तो यही क्वेश्चन है कि वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है, तो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखते हैं, कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है। देखो नहीं मिटार दिए जी, हार्मोन निर्माण से हमने बोला अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। तो अंतःस्रावी से हार्मोन का उत्सर्जन होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि। ए है श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि। तो श्वेत ग्रंथि यह बहिःस्रावी ग्रंथि है, बहिःस्रावी ग्रंथि है। और यह श्वेत ग्रंथि से पसीना निकलता है, पसीना निकलता है। श्वेत ग्रंथि सबसे अधिक कहाँ होता है, बताइए। श्वेत ग्रंथि सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सबसे अधिक होता है हथेली में। नहीं देखता है, कलम से ज़्यादा देर लगता है चपचपा जाता है श्वेत ग्रंथि। और श्वेत ग्रंथि सबसे कम कहाँ होता है, यहाँ फंसना मत, सबसे कम। होठ पर कभी देखे हैं, होठ पर कभी पसीना देखें, होठ पर यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ बहुत कम रहता है लेकिन बहुत कम रहता है। तो सबसे अधिक श्वेत ग्रंथि हथेली में, सबसे कम श्वेत ग्रंथि ओठ पर। श्वेत ग्रंथि बहिःस्रावी ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि जो है, अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि भी बहिःस्रावी है, बहिःस्रावी ग्रंथि है अश्रु ग्रंथि। और अश्रु ग्रंथि से, अश्रु ग्रंथि या लैक्राइमल इसी को बोलते हैं, लैक्राइमल। इससे क्या उत्सर्जन होता है, तो आंसू। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है, तो लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम होता है आंसू में, जो हानिकारक बैक्टीरिया को मार देती है। आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। बच्चा के मुख में भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है। तो हार्मोन का उत्सर्जन कहाँ से हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथि से। अब यहाँ जो है देखो, नेक्स्ट नंबर देखिए, मध्य कर्ण में कौन सा हड्डी नहीं पाई जाती है। जैसे में यह आपका कान हो गया, कान हो गया, बोलिए राधे राधे। यह आपका कान हो गया, यह आपका कान हो गया, यह आपका कान हो गया। तो कान का जो पूरा भाग होता है, कान का पूरा भाग, उसको कहा जाता है पिन्ना। कान के पूरा भाग को कहा जाता है पिन्ना। और कान के जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग होता है, उसको कहा जाता है हेलिक्स। और कान के जो निचला भाग होता है, उसको कहा जाता है लेबुला, लेबुला। यानी कि पूरे कान को पिन्ना, ये जो ऊपर वाला भाग होता है ई में, ई वाला, तो इसको कहा जाता है हेलिक्स, इसको कहा जाता है लेबुला, जगह में कनवाली पहनल जाता है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, बहरा व्यक्ति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करता है, तो आरोस्कोप, आरोस्कोप। कान में कौन ग्रंथि होती है, तो पेरिलिम्फ ग्रंथि, पेरिलिम्फ ग्रंथि होती है कान में, पेरिलिम्फ ग्रंथि होती है कान में। और आरोस्कोप सुनने के लिए प्रेरित करता है। अब यहाँ ध्यान से समझिए कि कान में, कान में तीन प्रकार का, कान में तीन प्रकार का हड्डी होता है, लेकिन कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 6। कान में कौन कौन हड्डी होता है, तो MIS, मैलियस इनकस स्टेप्स, मैलियस इनकस स्टेप्स। दो गो हो गया मैलियस, दो गो हो गया इनकस, दो गो या स्टेप्स। एगो मैलियस इधर, एगो इधर, एगो इनकस इधर, एगो इधर, एगो स्टेप्स इधर, एगो इधर। तो 2 2 4 2 6। तो क्वेश्चन देगा कान में कितने प्रकार की हड्डी, तो 3। कान में हड्डियों की संख्या कितना, तो 6। कौन कौन, MIS मिस, ये बोला तो याद रहेगा मिस, हम तुमको मिस कर रहे थे। तो MIS मैलियस इनकस स्टेप्स, 2 2 2 2 4 2 6। अब यहाँ बताओ, ये 3 गो भाई है, सबसे पहले कौन है, तो मैलियस। तो कान की सबसे बड़ी हड्डी कौन हो गया, तो मैलियस।
कान की सबसे छोटी हड्डी हम लोग अधिकांशतः जानते हैं स्टेप्स या स्टेपिस, लेकिन कान की सबसे बड़ी हड्डी, तो कान की सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगा मेलियस। कान की सबसे छोटी हड्डी कौन हो जाएगा, तो स्टेप्स। कान के ही नहीं, पूरे शरीर की सभी सबसे छोटी हड्डी कौन है, स्टेप्स। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो जांघ में पाई जाती है, और मेलियस जो है कान की सबसे बड़ी हड्डी है, तो मेलियस इनकस स्टेप्स। तो कान को अग्र कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण, कर्ण को 3 भागों में बांटा गया, अग्र कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। तो जो ये जो हड्डी ये सब जो होती है मेलियस इनकस स्टेप्स, ये सब हड्डी क्वेश्चन दे देता है कि कान में जो हड्डी होती है वह कहाँ पाई जाती है, तो मध्य कर्ण में। ये जो कान जो बना होता है यह अस्थि का नहीं होता है, यह जो कान बना होता है यह उपास्थि का बना होता है, उपास्थि का। अस्थि उपास्थि में क्या होता है अंतर, कठोर उत्तक को अस्थि कहते हैं और मुलायम उत्तक को उपास्थि कहते हैं। तो कनमा धर के जन मन जने ना ऐठ देते हैं, तो उपास्थि हो गया, मुलायम बना हुआ है। लेकिन कान के अंदर जो हड्डी है वह होता है मेलियस इनकस स्टेप्स, यह मध्य कर्ण में स्थित है। तो यहाँ देखिए कौन न हड्डी मध्य कर्ण में नहीं है, तो ये तीनों मध्य कर्ण में है। तो मेलियस है, इनकस तो इनकस है, स्टेप्स तो स्टेप्स है, ये हेमेट नहीं है, हेमेट जो है हड्डी नहीं है। समझ गए बात को। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना समय तक रहता है, यह क्वेश्चन जो है पूछ देता है। तो 1/10 सेकेंड तक कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है रहता है। नेक्स्ट नंबर देखिए, अब कमेंट में करना ध्वनि तो गैस में हो गया अनुदैर्घ्य तरंग, और ठोस में हो गया अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों। तो आपको ये करना है कि ध्वनि तरंग जो होती है द्रव के सतह पर क्या होती है और द्रव के अंदर क्या होती है, कमेंट में करना। बताया गया है रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो रक्त के तरल भाग को ब्लड क्या है, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक किसको बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब क्या हो गया, कनेक्टिव। संयोजी तो ना दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन कनेक्टिव दिमाग में आ रहा होगा। कनेक्ट करके रखता है, शरीर के पूरे अंग को कनेक्ट करके रखता है ब्लड, जिसमें आरबीसी का काम होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को संवहन करना। मेन पॉइंट बोल देते हैं, माइंड में आ जाएगा, वही पूछता भी है। शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करना। ब्लड शरीर के कुल वेट का 7% होती है, 10% तक हम लोग ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। 7.4 इसका पीएच मान होता है, 7.4 होता है इसकी प्रकृति होगी, क्षारीय हो गया। और हम लोग के शरीर में 5 से 6 लीटर होता है, महिलाओं में आधा लीटर जो है कम होती है। अब ब्लड, रक्त, लिम्फ, हड्डी, दिमाग में रखिएगा RLH, रक्त, लिम्फ और हड्डी। लिम्फ क्या है, तो ब्लड में जो सफ़ेद द्रव पदार्थ होता है उसको लिम्फ कहा जाता है। तो रक्त, लिम्फ, हड्डी, ये जो तीनों जो है यह संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त को 2 भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और रुधिराणु। तो प्लाज्मा होता है तरल भाग और रुधिराणु होता है ठोस भाग। तो ये जो प्लाज्मा हुआ से तरल भाग हो गया। प्लाज्मा का काम क्या है, तो भोजन का संवहन करना, संश्लेषण एवं संवहन करना भोजन का प्लाज्मा का कार्य होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, प से प्लाज्मा, तो प से पीला। पीला रंग किसको कारण होता है प्लाज्मा का, तो बिलिरुबिन के कारण, बिलिरुबिन के कारण। यह बिलिरुबिन के कारण ही हम लोगों को क्या होता है, तो जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो पीलिया बीमारी बोलते हैं, जिससे क्या प्रभावित होता है, तो लीवर प्रभावित होता है। यह बिलिरुबिन और बिलिरुबिन का निर्माण, एक होता है बिलिरुबिन, एक होता है बिलिरुबिन। ये दोनों का निर्माण कहाँ होता है, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन का, तो यकृत में इसका निर्माण होता है। बिलिरुबिन के कारण जो है क्या होता है, पीत का रंग जो है हरा हो जाता है। पीत का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में। पीत का जमाव कहाँ होता है, तो पीत का जो जमाव होता है से पित्ताशय में होता है। समझ रहे हैं। और प्लाज्मा रुधिराणु में जो बटा हुआ है, तो रुधिराणु को 3 भाग, RBC, WBC या ब्लड प्लेटलेट्स होता है। तो RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में। समझ रहे हैं बात को। भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है ब्लड का निर्माण, यकृत एवं प्लीहा में। प्लीहा को क्या कहा जाता है, स्प्लीन या तिल्ली, जिसको रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। सर्वदाता किस ग्रुप को कहते हैं, O को, दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन दे देगा कि O+ कि O-, तो फंस जाइएगा, तो O- को कहा जाता है।
आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन। जब ब्लड में डब्ल्यूबीसी की जब वृद्धि हो जाता है, अनकंट्रोल ग्रोथ, उसको बोलते हैं ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया इसको कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को? और आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ऊंट एवं लामा दो ऐसा जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक होता है। जब हम 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। जब हम सोते हैं तो 5% की कमी हो जाती है। और आरबीसी में जो कण होता है छोटा छोटा, उसको मापने वाले यंत्र को हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। तो प्लाज्मा जो है एक तरल भाग है, इसको दिमाग में रखिएगा। सीरम क्या होता है? देखो, सीरम होता है कि मान लिया कि या जाते हैं आप लोग ब्लड जांच करवाने के लिए, हम भी जाते हैं, तो ब्लडवा निकालता है, एक परखनली होता है कांच का, उसमें वो डाल देता है। तो परखनली डालने से क्या होता है, ब्लड इसमें मान लिया कि आ गया, तो रेड ब्लड नीचे बैठ गया, रेड ब्लड जो है नीचे बैठ गया। और जब रेड ब्लड नीचे बैठ गया और पीला ब्लड ऊपर चला गया, इसी को बोलते हैं सेरम। इसी से जो है जांच किया जाता है बीमारी, इसी से बीमारी जो है जांच किया जाता है। कोई भी ब्लड जांच होती है तो सेरम से ही जांच होती है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को जब हटा दिया जाता है तो शेष बचे अवशेष को सेरम कहा जाता है। यानी कि प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजन हट गया तो शेष बचे अवशेष को सेरम या सीरम कहा जाता है। सीरम येलो रंग का होता है, रेड ब्लड नीचे बैठ जाता है, सेरम ऊपर चला जाता है, इसी से जांच होता है। ये सब आप जानबे करते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, डुडेनम का भाग है। डुडेनम किसको भाग होता है? भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है जी? पाचन क्रिया कितने अवस्थाओं से गुजरती है? 5 अवस्था। पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से। लेकिन पाचन क्रिया मुख्य रूप से पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। एमाइलेज क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? तो प्रोटीन का पाचन करता है। और लाइपेज क्या करता है? तो वसा का पाचन करता है। इतना तो आप जानते हैं। ये तीनों जो है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, इन्हें उत्सर्जित कहाँ से होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से होता है, ये भी आप जानते हैं। और मुख्य रूप से भोजन का पाचन और अवशोषण कहाँ से होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन से। जब भोजन जब पच जाता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ देखो, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भोजन का पाचन जब हो जाता है तो अवशोषण जो है बिल्ली या उदहर्द के माध्यम से होती है, या उदहर्द के माध्यम से होती है। अब मुख्य रूप से पाचन और अवशोषण, मुख्य रूप से पाचन और अवशोषण कहाँ होती है? तो मुख्य रूप से पाचन और अवशोषण स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। समझ रहे हैं? प्रोटीन का पाचन, भोजन का पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है, लेकिन मुख में किसका पाचन क्रिया होती है? कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पाचन क्रिया, प्रोटीन का पाचन क्रिया कहाँ होती है शुरू? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से कुल 5 प्रकार के हार्मोन का उत्सर्जन होता है। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है डुडेनम, जूजेनम और इलियम। तो छोटी आंत का पहला भाग क्या हो गया? डुडेनम, ये हुआ पहला भाग। सबसे लंबा भाग कौन हो गया? तो जेजुनम। सबसे छोटा भाग कौन हो गया? तो इलियम। तो DJI, डीजे तो याद रहेगा, आई जोड़ लेना, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। डुडेनम, जेजुनम और इलियम। पहला भाग, लंबा भाग, छोटा भाग। तो यही कह रहा है, किसका भाग हुआ? तो छोटे आंत का। समझ रहे हैं बात को?
अब यहाँ ध्यान से जो है समझिएगा क्वेश्चन क्या देता है से, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा आवश्यक प्रोटीन है। तो देखो ये हम कई बार बता चुके हैं कि रक्त का थक्का करने वाला विटामिन, विटामिन यदि प्रश्न में है तो के, रक्त का थक्का जब करने वाला प्रोटीन, यदि प्रोटीन है तो फाइब्रिनोजोन। आई फाइब्रिनोजोन का निर्माण कहाँ होता है, तो फाइब्रिनोजोन का जो निर्माण होता है लीवर में होता है। रक्त का थक्का करने का काम है। तो फिर हमारे शरीर में रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है, तो हिपेरिन, इसके अलावा एक हिपेरिन पाया जाता है जो रक्त को थक्का जमने से रोकता है। रक्त को थक्का करने वाला तत्व कौन हो गया, तो कैल्शियम। रक्त को थक्का करने वाला धातु कौन हो गया, तो कैल्शियम। आपका प्रश्न देता है रक्त को थक्का करने वाला रक्त का भाग कौन हो गया, यही आपको दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो रक्त का भाग हो गया, कौन हो जाएगा, प्लेटलेटस हो जाएगा, प्लेटलेटस हो जाएगा। प्लेटलेटस नहीं विकल्प में रहेगा तो थ्राम्बोसाइटस हो जाएगा, थ्राम्बोसाइटस विकल्प में नहीं रहेगा तो रक्त बिंबाणु हो जाएगा, रक्त बिंबाणु हो जाएगा। ये तीनों में से कोई एक आंसर रहेगा तो आंसर हो जाएगा। और जब 2 से 5 मिनट रक्त का थक्का जमने का समय होता है 2 से 5 मिनट, जब 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का नहीं जमता है तो उस बीमारी को बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक जेनेटिक्स बीमारी है, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 प्रोटीन की कमी के कारण होती है हीमोफीलिया बीमारी। और हीमोफीलिया बीमारी सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को हुआ था। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु 1901 ईस्वी में हुई थी। महारानी विक्टोरिया को सबसे पहले हीमोफीलिया हुआ था, हेल्डन का कहना था। और महारानी विक्टोरिया का एक पुत्र का नाम था लियोपोल्ड, उसकी भी मृत्यु हीमोफीलिया के कारण ही, चूंकि यह जेनेटिक्स डिजीज है, हीमोफीलिया के कारण हुई थी। हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है, शाही परिवार में हुआ था, या इसी को कहा जाता है क्रिसमस रोग। क्रिसमस दिन के दिन यह बीमारी को पता चला था। क्रिसमस रोग या शाही रोग हीमोफीलिया को कहा जाता है, एक आनुवंशिक बीमारी है। इसको जैसा क्वेश्चन रहेगा, जैसा इसका आंसर होगा, आप इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, कौन सा विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। विटामिन डी से संबंधित सब विटामिन वाला से संबंधित हम बता दिए हैं, उसको आप देख लेंगे। तो यहाँ पर डी की बात है, तो विटामिन डी की खोज कौन किया, तो हॉपकिंस। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन एक होता है D2 और एक है D3। तो D2 का क्या नाम है, तो अर्गे कैल्सीफेरॉल, अर्गे कैल्सीफेरॉल। या 3 से पहले 2 है, यहाँ हो गया अर्गे, अर्गे कैल्सीफेरॉल। और D3 का क्या नाम है, तो कैलो कैल्सीफेरॉल, कैलो कैल्सीफेरॉल। विटामिन D3 का रासायनिक नाम है कैलो कैल्सीफेरॉल। इसी विटामिन को हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मक्खन सूरज का प्रकाश का स्रोत, सूरज के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होती है, हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण स्वयं होती है, सूरज का प्रकाश उसको प्रेरित करता है। तो विटामिन डी का निर्माण जो होती है, तो किसको कहा जाता है, तो विटामिन डी को कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हुआ, तो रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से आँख से संबंधित बीमारी रतौंधी। रतौंधी का अन्य नाम क्या है, तो न्यूक्टोलोपिया। रतौंधी जब होती है तो शरीर आँख का कौन सा भाग प्रभावित होती है, तो छर। जीरोपैथेलमिया बीमारी क्या होता है, तो आँख का आंतरिक भाग सूख जाता है, शुष्काभिक्षेप उसको कहा जाता है। विटामिन सी, अस्कॉर्बिक एसिड, अस्कर्बी बीमारी होती है, जितने भी खट्टा है सब में तीता है, सब में विटामिन सी। विटामिन सी सबसे अधिक आंवला में होता है। विटामिन सी गर्म होने पर नष्ट हो जाती है। विटामिन बी, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लाविन, B3 नियासिन, और B5 पैंथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोवालमिन। B12 में कोवाल्ट पाई जाती है, बच्चा के चॉकलेट में B12 होती है। विटामिन B5 के कारण बाल पकता है, B7 के कारण बाल झड़ता है। विटामिन B1 चावल को अधिक धोने पर या पॉलिश किया हुआ चावल से विटामिन B1 या थायमिन नष्ट हो जाती है। गोल्डन चावल में विटामिन ए, सुनहरा चावल में विटामिन ए,
जितना भी टीकाकरण है, पोलियो का टीका में कौन विटामिन, तो विटामिन ए। हार्मोन किसको कहा जाता है, तो विटामिन डी को। समझ रहे हैं बात को। ए वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, D2 वाला बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन दे दिया है कि अर्गे कैल्सीफेरोल किसका रासायनिक नाम है। ये नहीं दिया कि D2 का रासायनिक नाम क्या क्या, अर्गे कैल्सीफेरोल किसका, तो मिस्टेक मत खाना। अब नेक्स्ट नंबर यहाँ जो है देखो, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति की जांच के लिए किया। आयोडीन टेस्ट जो किया जाता है यह कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की जांच के लिए किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल में किया जाता है लिपिड टेस्ट। जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक जमाव कहाँ होता है, तो लीवर में होती है, उसको लिपिड टेस्ट कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल में। और विडाल टेस्ट टाइफाइड, एलिसा टेस्ट एड्स के उपचार के लिए, मंटू टेस्ट, मंटू नामक डॉक्टर के नाम पर मंटू नामक डॉक्टर यह टेस्ट शुरू किए थे, तो टीबी ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, प्रोपेन का सूत्र होता है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, MAP, मैप। इतना तो आप जानते हैं। HAND, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां पर ध्यान से समझिए, एक दो तीन चार, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। यहां तक कोई दिक्कत ना। 1 2 3 4 पांचवा है, तो 5 हो जाएगा, प से 5, तो प से पेंटेन। यहां तक कोई दिक्कत ना। 1 2 3 4 इधर, अब 5 है, इसको छोड़ दिए थे कि आपको माइंड में रहे। 10 को है ना जी, तो 5 पर अंतराल पर लेंगे, तो पांचवा में कौन हो गया, पेंटेन। पेंटेन से ऊपर एक बार याद कर लो और पेंटेन से नीचे एक बार याद कर लो। तो इसको याद कैसे करना है, देखो, मैप बीपी और हैंड में एच होता है, तो डबल एच याद रखो ना, क्या है, कोई केस का कर देगा है? तो अब यहां लिखो सी 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ तक कोई दिक्कत। H 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 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22। अब समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोपेन। तो प्रोपेन क्या होगा, C3H8, तो C3H8 ए हो जाएगा। आ रही बात समझ में, C3H8, तो क्या हो गया, ए हो गया। ये प्रोपेन है, तो ये तो प्रोपेन हो गया, प्रोपीन हो जाएगा, अब प्रोपाइन हो जाएगा। तब क्या करोगे आप, तो C3H8, तो C3H6 और C3H4। देखना यहाँ प्रोपेन के जगह पर प्रोपिन दे देगा, तो ना कहना कि गलती से दे दिया, नहीं, प्रोपेन प्रोपिन प्रोपाइन लग रहा है, सब एक ही जगह है। C3H8 C3H6 C3H4 ये होता है आपका। अब ब्यूटेन हो गया C4H10, सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन होता है। और एथिन और एथाइन, इसको जल्दी देख लो, एथिन और एथाइन। तो एथिन क्या हो गया, एथिलीन, एथाइन क्या हो गया, तो एसिटिलीन। तो एथिलीन के क्या हो गया, C2H4, एसिटिलीन क्या हो गया, C2H2। और एसिटिलीन
एसिटिलीन, एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस बिल्डिंग में होता है, अनुपात क्या होता है? तो 1:3। इसको याद रख लेना। संतृप्त, अब यहां देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है, तो देखो ए हो गया आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन संतृप्त, और ए हो गया असंतृप्त, असंतृप्त। तो इसके अंतर्गत आपको आता है एल्केन, इसमें आता है एल्किन और एल्काइन। तो एल्केन हो गया CnH2n+2, एल्किन हो गया CnH2n, ये हो गया CnH2n-2। तो एल्केन हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये दोनों हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यह द्विबंधन से जुड़ा हुआ रहता है, यह त्रिबंधन से जुड़ा हुआ है, त्रिबंधन से जुड़ा हुआ है। अब बेंजीन का होता है C6H6, वह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्केन। समस्थानिक क्या होता है? परमाणु संख्या समान, परमाणु भार भिन्न भिन्न। समस्थानिक, परमाणु भार समान, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, उसको समभारिक कहते हैं। तो एल्किन और एल्काइन क्या हो गया? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में आता है एल्केन, एल्किन एल्काइन असंतृप्त, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, एल्किन द्विबंधन, एल्काइन त्रिबंधन से